हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 9 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.2 के पहले 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसके अलावा जो बाकी के चैप्टर्स हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखना चाहते हैं, तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात हमने को क्या पता है कि ऊंचाई जो है यानी कि h वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितने हैं? 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, अच्छा रहेगा। इसको हम लिखें बेलन का, पूरा अच्छे से लिखते हैं। तो मैंने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। हमसे क्या पूछा गया है? आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे माना व्यास जो है वो है कैपिटल डी और जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। ठीक, तो यार देखो, अब आपको पता है जो बेलन होता है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहली वीडियो में, ये होता है 2πr/h। ठीक है, बराबर कितना है? 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से 2 पाई का मान हमें कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 यूज करना है। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की, लेकिन कैलकुलेशन के लिए निकटतम मान है इसका, तो हम रखते हैं। ठीक है ना, इनटू में आर हमें नहीं पता, तो आर की जगह तो आर आएगा, और h है यहाँ पे, h कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि h की जगह लिख दो 14, बराबर में कितना है? 88। ठीक है, तो r का मान निकालना है। ठीक है, पहले जो कट रहा है काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इस r का मान हमें निकालना है। तो मैंने लिखा r बराबर इस तरफ जो भी है, ठीक है, उतार दो 88। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो बची हुई हैं, ठीक, ये गुणा में है ऊपर, तो इनको नीचे ले आओ। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? ये जो 2 है यहाँ पे आया। ठीक है, ये जो 22 था ऊपर नीचे आ गया यहाँ पर, ये जो ऊपर 2 था यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यार देखो 22 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 दूनी नीचे भी 4 है मतलब, और ऊपर भी 4 है, तो पूरा पूरा कट गया। तो आर का मान कितना आया? 1/1 यानी 1, क्योंकि ऊपर भी सब कुछ कट गया, नीचे भी कट गया। ठीक, तो यहाँ से कितना आया? 2 दूनी 4, 4 से 4 काट दिया। ठीक, 1 आ गया आर का मान। लेकिन हमसे तो व्यास पूछा था भाई, हमसे क्या पूछा था? व्यास, यानी कि डी। ठीक है, तो व्यास आपको पता है कि 2 गुणा में त्रिज्या होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, तो त्रिज्या कितना आई? त्रिज्या आई है 1 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा? 2 गुणा में 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप चाहते हैं सेंटीमीटर भी लिख दो। तो ये निकल गया व्यास पहले प्रश्न का। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया। अब देखो, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। इसमें बोला गया है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो कहने का क्या मतलब है कि भाई एक बेलनाकार यानी बेलन के आकार की टंकी बनाई जाती है और ये बंद है। ठीक है, और ये धातु की चादर से बनाई जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि इसके लिए कितनी चादर की आवश्यकता होगी, और हमें बताया गया है कि जो इसकी ऊंचाई है यानी कि h वो है 1 मीटर। ठीक है, तो h कितना है? h है मेरे पास 1 मीटर, और जो इसका आधार का व्यास है, ठीक है, अब व्यास यानी कि ये पूरा, जिसे मैं d बोलूँगा। ठीक है, तो जो व्यास है वो अपने पास है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसकी त्रिज्या को r मान लूँ, ठीक है ना, स्मॉल r मैंने क्या मान लिया? इसकी त्रिज्या को। तो यानी कि जो r होता है वो इसका आधा होता है, सीधी सी बात है। r क्या हो जाएगा? 140 का आधा यानी कि 70 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्योंकि हमें जो चादर पूछी है ना उसका क्षेत्रफल इन्होंने वर्ग मीटर में पूछा है, तो हम क्या करेंगे? इसको मीटर में बदल लेंगे। तो r कितना हो जाएगा? 0.7 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं जो चीज़ सेंटीमीटर में है अगर हम उसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है मीटर। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 7/10 का मतलब क्या? 0.7। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, खैर ये कन्वर्जन आपको आता होगा। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, अब हम लिखेंगे
चादर का कुल क्षेत्रफल, मतलब जितनी चादर लगेगी उसका कुल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा बेलन के कुल क्षेत्रफल के। किसके बराबर होगा? बेलन का कुल क्षेत्रफल। ठीक है भाई, क्योंकि चादर कहाँ लग रही है? इसी बेलन को बनाने में। ठीक, तो जितना इस बेलन का क्षेत्रफल है उतना ही चादर का क्षेत्रफल आएगा। अब कुल क्षेत्रफल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला गया बेलन जो है वो बंद है, मतलब आप इधर का क्षेत्रफल तो निकालोगे ही, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, साथ ही साथ जो ये वृत्त है ना दोनों ऊपर नीचे, इनका भी क्षेत्रफल, मतलब इसका टोटल क्षेत्रफल निकालना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो यहां से आपको पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, ब्रैकेट के अंदर r प्लस है। ठीक है, अच्छा अगर किसी को भी दिक्कत है इन सब फॉर्मूलों में या फिर इसके बेसिक में, तो आप इस चैप्टर की पहली वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने आपको जितनी भी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, सबके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रखते हैं इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे 2 इंटू में क्या है पाई, पाई का मान अभी हमें कैलकुलेशन के लिए जैसा कि मैंने बोला कितना यूज करना है 22/7 गुणा में r कितना है? मीटर वाली वैल्यू यूज करनी है, यानी कि 10.7 मीटर, फिर ब्रैकेट के अंदर r है यानी 10.7 प्लस में h है यानी कि 1 मीटर। ठीक है, यहाँ से कट गया 7 एकम 7 यानी 10.1 आ गया ये। अब देखो 2 गुणा में 22 44 होता है, 2 गुणा में 22 44, 44 गुणा में 1 44 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है देखो। ठीक है, तो 1 अंक के बाद इधर से दशमलव लगा दो, इधर कितना आएगा देखो, 1 और 0.7 जोड़ोगे तो 1.7 हो जाएगा। ठीक है, अब यार आपको देखो 17 का पहाड़ा आता होगा, आप सीधा सीधा क्या करो 17 का पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, 17 गुणा में 4, 17 चौक के 68 का 8 हासिल गया 6, फिर 17 चौक के 68 और 6 74, लेकिन ये 17 तो नहीं था, 1.7 था। ऐसे यहाँ पर भी दशमलव था, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 1 अंक के बाद यहाँ पर है और 1 अंक के बाद यहाँ पर है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा यानी यहाँ पर, तो 7.48 वर्ग मीटर इतना होगा आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं तीसरे की। अब देखो जो ये तीसरा प्रश्न है इसमें बोला गया है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यार ये रहा अपना वो पाइप समझो, ठीक है, जो कि एक बेलन के आकार का होगा। अब ये धातु से बना हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ किनारे किनारे से धातु की मोटाई भी होगी और बीच वाला हिस्सा ये खाली होगा ताकि यहाँ से पानी जा सके। तो यहाँ पे आपको एक अंदर देखो वृत्त दिख रहा है ऊपर और बाहर भी एक वृत्त दिख रहा होगा। तो जो ये अंदर वाला वृत्त है यानी कि इसका जो व्यास होगा उसको हम बोल रहे हैं आंतरिक व्यास, वो है 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला वृत्त दिख रहा है इसके ऊपर इसको हम बोल रहे हैं बाहर वाला वृत्त और इसके व्यास को बोल रहे हैं बाहरी व्यास। ठीक है, तो आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास हमें बताए गए हैं, आंतरिक 4 सेंटीमीटर और बाहरी 4.4, ऊंचाई 77। हमें निकालना है ये 3 चीजें। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, आंतरिक व्यास हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो 4 का आधा 2 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरह से जो बाहरी व्यास है वो 4.4 सेंटीमीटर था, तो बाहरी त्रिज्या 4.4 का आधा करो 2.2 सेंटीमीटर मिलेगा। ऊंचाई अपने को बताई गई है 77 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो। अब बात करते हैं पहले हिस्से की। जो पहला हिस्सा है इसमें हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, जिसको आप CSA1 भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया CSA1, कर्व सरफेस एरिया। पहला किसको बोल रहा हूँ, आंतरिक वाले को। जब भी आपको पूरा ना लिखना हो पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो CSA। CSA का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 पाई RH, लेकिन हम कौन सा निकाल रहे हैं, आंतरिक वाला। आंतरिक वाले की त्रिज्या कौन है, R1, तो यहाँ पे आप पहचान के लिए R1 लिख दो। ठीक है ना, ये बस पहचान के लिए कि R1 हमने किसको बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो, 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी 22/7 गुणा में R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, गुणा में H कितना है 77, तो 7 एकम 7, 7 से काटोगे तो 11। ठीक है, तो यहाँ से कितना
2 गुणा 22 करोगे, 22 दूनी कितना 44, गुणा में 11 गुणा में 2 करोगे, 11 गुणा में 2 कितना 22। ठीक, अब देखो 22 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। एक बार एक काम करना, देखो 22 का पहाड़ा जरूर याद कर लेना। 2 पहाड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 22 का और एक 25 का। अगर आपको ये दोनों पहाड़े याद हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन इस चैप्टर की आसान हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना, 22 और 25 आपको बहुत जगह मिलेगा। जहां भी पाई यूज होगा उसका मान 22/7 अगर यूज होना है तो पाई का तो मतलब 22 का तो काम पढ़ना ही है। तो यहाँ पर देखो 22 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 22 चौक होता है 88। ठीक है, 22 चौक कितना 88। इस 88 का 8 यहाँ लिखो। ठीक है, 8 जाएगा हासिल में, फिर 22 चौक 88, 88 और 8 96, यानी कि 968 वर्ग सेंटीमीटर आ गया आंतरिक वाले का क्षेत्रफल। इसी तरह से सेकंड पार्ट में पूछा था बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूं सेकंड पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, तो आप सीधा यहाँ पे CSA2 लिख दो, कर्व सरफेस एरिया 2 मतलब बाहर वाला। ठीक है, बराबर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2πr/h। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी हम निकाल तो वक्र ही रहे ना, लेकिन यहाँ पे बाहरी और बाहरी त्रिज्या को मैंने R2 बोला है। तो यहाँ से कितना 2 गुणा में कितना 22/7, R2 देखो 2.2 है, बाहर वाला व्यास 4.4 था तो उसकी त्रिज्या 2.2। H तो दोनों का सेम रहेगा, चाहे आप अंदर से देखो या बाहर से। पाइप की ऊंचाई, ठीक है ना, अंदर या बाहर से फर्क नहीं पड़ता, अंदर या बाहर से फर्क पड़ता है त्रिज्या को, ऊंचाई तो H ही रहनी है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 एकम 7, 7 से काटा 11। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे करें। हाँ देखो, गुणा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हमने ऊपर कर रखी गुणा, वही तो है नीचे, ध्यान से देखो। तो देखो 2 गुणा में 22 कितना हो जाएगा 44, है ना। और हमने देखा था 44 को अगर 2.2 का दशमलव भूल जाओ, ये समझो 22 है, तो 22 गुणा 2 44 गुणा 22, 44 गुणा 22 का तो उत्तर हमें पता है 968, तो इनका उत्तर लिख दिया 968। ये 11 बचा हुआ है, 11 लिख दो, लेकिन यहाँ पे 2.2 था, 22 नहीं था, तो 1 दशमलव और लगा देना। क्यों मेहनत करनी यार फालतू में। समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने देखा 22 गुणा 2 44 बन रहा है, और यहाँ पे समझ लो थोड़ी देर के लिए 22 है, तो 44 और 22 ही तो गुणा हो रहे हैं। ऊपर हमने गुणा करने की मेहनत करी थी 968, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव है लगा दिया। ठीक, गुणा में क्या बच गया 11, तो यहाँ से 11 गुणा में 8, 11 8 है 88 का 8 हासिल गया 8, 11 का पढ़ा 6 बार पढ़ोगे 66 और 8 74 का 4 हासिल गया 7, 11 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे 99, 99 7 जोड़ोगे 106, 1 के बाद दशमलव है। ठीक है, यानी कि 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा गया भाई। थर्ड पार्ट में पूछ लिया इन्होंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड पार्ट में क्या पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना, ये पाइप का निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाइप का। ठीक है, तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालोगे, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कुल बोल रहे हैं वो जरा समझ लो यहाँ पर। ठीक है, अगर ये पाइप बंद होता तो अलग बात होती, तब हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर बीच में इसके छेद है, यानी वो क्षेत्रफल नहीं आएगा। कौन कौन सा क्षेत्रफल आएगा, देखो अब इसको कहाँ कहाँ से छू पा रहे हो, बाहर से छुओगे तो बाहर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर इसके हाथ डाल के छुओगे इसको तो अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कौन सा एरिया छू पाओगे, ये वाला। देखो ये जो क्षेत्रफल है ना, इसको भी तो छू सकते हो आप। ठीक है, कहने का मतलब है इसको अगर आप ऊपर से देखो, सिर्फ ऊपर से देखो, तो यहाँ बीच में आपको यहाँ पर छेद नजर आएगा, लेकिन ये वाला एरिया तो धातु से बना है ना भाई, कुछ मोटाई है ना इसकी धातु की, तो ये क्षेत्रफल सिर्फ लेना है जहां पे मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, जैसा ही ऊपर वैसा ही नीचे। और ये क्षेत्रफल कैसे आता है, ये क्षेत्रफल देखो आएगा, इसको हम अगर हम बोल दे आधार का क्षेत्रफल, इसको क्या बोल दे, आधार का क्षेत्रफल। तो याद रखना तीसरे पार्ट में कुल क्षेत्रफल जो होगा, कुल क्षेत्रफल इस पाइप का, वो हो जाएगा पहला वाला जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था पहले हिस्से में, यानी अंदर वाला, फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको मैंने CSA2 बोला था, प्लस में 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। ठीक है ना, आधार समझ गए ना, जैसे पाइप जिसपे टिका हुआ है, चाहे आप ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, फिर से समझा देता हूं मैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसको चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से, ऐसा नजर आएगा।
और ऐसे ऐसा 2 बार हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी। यानी कि अगर मैं इसको आधार का क्षेत्रफल बोल रहा हूँ तो इसका 2 गुना कर दूं तो नीचे ऊपर दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आधार के ये क्षेत्रफल, ठीक, अंदर वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बाहर वाला सब मिला के कुल बना रहे हैं। ठीक, अब ये आएगा कैसे वो समझ लो। ठीक है, आधार वाला आएगा कैसे वो समझ लो। पहले मैं समझा दूं आधार वाला कैसे आएगा। मैं सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे सीधा सीधा अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये दो तो अपनी जगह है, यहाँ पे हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये होगा इतना आधार का क्षेत्रफल और उसका हमें दुगुना करना है क्योंकि जितना नीचे उतना ऊपर। ये फॉर्मूला आया कैसे इसको समझ लो। देखो अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसा नजर आएगा, अंदर वाली त्रिज्या r1 है, बाहर वाली त्रिज्या r2 है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, बड़े वाले की त्रिज्या r2 है तो r2 स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने बड़े वाले का निकाला होगा क्षेत्रफल तो ये सारा क्षेत्रफल आ गया होगा। अगर मैं पाई r स्क्वायर निकालूंगा बड़ी वाली त्रिज्या रख के तो सारा क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन बीच में से तो ये खाली है ना भाई, बीच में से तो पानी जाने के लिए जगह है। यानी कि जो छोटा वाला वृत्त है उतना एरिया तो है ही नहीं, है ना, वो तो खाली है। तो जो नहीं है बीच वाला वो मुझे माइनस भी तो करना पड़ेगा, और ये बीच वाला एरिया यानी कि इतना मैं क्या करूंगा, माइनस। ठीक है ना, तो जो माइनस करना है यानी छोटा वाला वृत्त ही तो माइनस करना है, वो होगा पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले का त्रिज्या r1 है। तो दोनों जगह से पाई उभयनिष्ठ है, कॉमन आ जाएगा। अगर ये कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा r2 का वर्ग, यहाँ बचेगा r1 का वर्ग। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखना। ऐसे केसेस में जिसमें हमें इस का एरिया निकालना होता है इस रिंग का, ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। बहुत बार आपके काम आएगा, इसको डायरेक्ट याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ। इसीलिए देखो मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया। तो ये जो मैंने लिखा ना, ये तो सिर्फ इतने की वैल्यू है। ठीक है ना, वहां पे पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर आया था, 2 से गुणा क्यों किया फिर से बता दूं, क्योंकि आधार नीचे भी है ऊपर भी है। ठीक, अब आ जाओ, CSA1 कितना आया था, 968, देख लो चाहे आप ऊपर से। ठीक है, और CSA2 तो अभी हमारे सामने ही है। ठीक है, कितना, 1064.8। अब इसके बाद क्या, इसको और इसको जोड़ लो, है ना, इसको जोड़ लो तो 0.8 की जगह 0.8 रहेगा। 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 गया, तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 2। ठीक है, 2032.8 इन दोनों को जोड़ने पे आ गया, प्लस यहाँ पे 2 की जगह 2 लिखा। पाई का मान हमें इस्तेमाल करना है 22/2। r2 कितना था, बड़ी वाली त्रिज्या थी 2.2, r1 छोटी वाली त्रिज्या थी 2। ठीक है, तो यहाँ देखो 2032.8 प्लस 22 गुणा में 2 44/7। यहाँ कितना बचेगा देखो 2.2। ठीक है, अब इसको 22 समझो, दशमलव भूल जाओ, तो 22 का वर्ग आपको याद होगा 484। ठीक है, 1 के बाद दशमलव स्क्वायर किया तो 2 के बाद हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4। तो यहाँ से कितना बचा, 2032.8 अपनी जगह रहेगा, 44/7 भी ऐसे ही रहने दो। यहाँ घटाओ पहले, 4.84 में से 4 चला गया, 0.84 ही तो बचा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 0.84। ठीक, तो यहाँ हो गया 2032.8। 7 एकम 7, 7 एकम 7 दशमलव लगा दो, 7 दूनी 14। ठीक है, यानी 12 आया यहाँ पे, 0.12 मतलब दशमलव भूल जाओ। ठीक है, तो 0.12 आ गया, दशमलव भूल जाओ, समझो 12 है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो 0.12 आ गया। अब यहाँ से 12 का पहाड़ा सीधा पड़ रहा है यार, 12 चौक 48 का 8 हासिल गया 4, 12 चौक 48, 48 4 52। लेकिन ये 12 तो नहीं था ना, 0.12 था, तो यानी कि 2 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है यार। यानी कि अपने पास है 2032.8, दशमलव वाला दशमलव के नीचे लिखोगे, दशमलव के पहले है 5, उसके बाद है 2 8, इसको जोड़ लो, यहाँ हो जाएगा 8 0 5 2 7 और 1 8 3 0 2, 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर इसको लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का
वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे उसके लिए पहले आप समझो कि रोलर का जो हिस्सा जमीन को समतल कर रहा है वो दिखता कैसा है, वो बेलन के आकार का दिखता है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा रोलर सड़कों वगैरह पे चलते हुए। ठीक है, ये इसका हिस्सा होता है जो बहुत भारी होता है। जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा, इस पर घूमता जाएगा ज़मीन पे, क्योंकि इसका भार बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे वैसे वो समतल होती जाती है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ज़मीन को समतल करने के लिए इसका कौन सा हिस्सा है जो ज़मीन में टच करेगा। अगर ये बेलन है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज़मीन को टच करेगा, मतलब इसका ये जो एरिया है यही तो ज़मीन के ऊपर से घूमेगा। जो वृत्त है वो तो ऊपर उठा रहेगा ना, वो ज़मीन को टच नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं समझाऊं आपको तो आप समझो, जैसे मान लो, ठीक है, ये रोलर का वो वाला हिस्सा है जो ज़मीन को समतल कर रहा है। ठीक है, तो ये बेलन के आकार का दिखता है, पहली बात तो। दूसरी बात, जब ये ज़मीन पे ऐसे चल रहा है तो इसका जो ये कर्व यानी मुड़ा हुआ जो हिस्सा है, ठीक है ना, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यही तो ज़मीन को टच कर रहा है। ये जो वृत्त है ये तो टच नहीं कर रहा है ज़मीन को, ये वाला जो वृत्त है ये भी टच नहीं कर रहा है ज़मीन को, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही टच कर रहा है ज़मीन को। ठीक है ना, तो अब देखो, यानी कि यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से बात बनने वाली है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे व्यास मतलब ये पूरा वृत्त का जो व्यास है ये d है। ठीक है, ये हमें बताया गया है 84, तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर। इसके अलावा इस रोलर की लंबाई, देखो रोलर की जो लंबाई होगी, ठीक है, क्योंकि बेलनाकार मान ले तो बेलन में जो लंबाई होती है वही ऊंचाई होती है, यानी कि बेलन की लंबाई को ही उसकी h बोला जाता है। वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, ये इतना है तो r कितना होगा, r इसका आधा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें वर्ग मीटर में निकालना है तो यहीं पे इसको मीटर में बदल लो, इसको 100 से भाग दोगे, यानी 2 के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 0.42 लिख दो, तो ये सीधा सीधा किसमें बदल जाएगा, मीटर में। अच्छा, ऊंचाई जो है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। इसको 100 से भाग दोगे यानी कि हो जाएगा 1.20 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर बदल गया। अब कहानी में आता है कि एक चक्कर में समतल किया गया मैदान, ठीक है, एक चक्कर में कितना मैदान समतल कर लेगा, जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्यों, क्योंकि ये जब, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, जब ये घूम रहा है तो जमीन पे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही टच हो रहा है। तो जब देखो, मान लो इसने यहां से चलना शुरू किया, जब ये एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो इसका पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमीन को टच हो चुका होगा, यानी कि एक चक्कर में ये अपना पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही एरिया टच कर पा रहा है, समतल कर पा रहा है। तो मतलब एक चक्कर में कितना मैदान समतल होगा, इसका 2πr यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चक्कर में अगर इतना है तो कुल समतल करने के लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500। तो हम यहाँ बोलेंगे 500 चक्करों में, ठीक है, 500 चक्करों में समतल किया गया मैदान। यहाँ पे लिखना 500 चक्करों में समतल किया गया मैदान बराबर, इसको 500 से गुणा कर दो, यानी कि 500 गुणा कर दो 2πrh। अब मान रख दो, जितना ये 500 में चलता है उतना ही मैदान है, क्योंकि उतना मैदान एक बार में हो जाता है। तो 500 गुणा में 2 कितना हो गया, 1000। तो 500 गुणा में 2, पहली बात तो मैंने 1000 लिख दिया, पाई की जगह लिखा मैंने 22/7। आर की वैल्यू अपने को क्या बताई गई है, 0.42 मीटर में। हमें सेंटीमीटर में बताया था व्यास, हमने उससे त्रिज्या निकाली, फिर उसको मीटर में बदला। ठीक है, गुणा में एच अपने को मीटर में कितना मिला, 1.20, जीरो हटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है बाद में, यानी 1.2 मीटर। तो इतना क्षेत्रफल है, समझ में आ गया। एक चक्कर में इतना, 500 चक्कर में इतने गुणा इतना, यानी कि 500 दूनी 1000 गुणा में इतना। ठीक, तो अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर मैं दशमलव हटाऊँ नीचे 1 लगाऊँ तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाऊँ नीचे लगा दूँ तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, सबका दशमलव खत्म। 7 एकम 7, 7 6 42। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, दशमलव हट चुका है, तो 12 गुणा में 6 कितना होगा, 72। गुणा में क्या बचा हुआ है, 22। मैंने जानबूझ के पहले 22 से गुणा नहीं करी, क्योंकि 22 का पहाड़ अपने को आता है। तो 22 गुणा में 2 करोगे 44 का 4 हासिल गया है, 4 हासिल कितना गया, 4।
फिर 22 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो होता है 154। 154 में जो हासिल है वो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 158। ठीक है, यानी कि इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है पूरे ग्राउंड का। ठीक है, तो ये तो 500 चक्करों में क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कुल क्षेत्रफल बराबर इतना 1584 वर्ग मीटर। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला इसमें बोला गया है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो देखो यार, सीधी सीधी बात है कि भैया जो व्यास है ना बेलन का वो है 50 सेंटीमीटर। अब थोड़ा अच्छे से लिखना है, लिखना बेलन का व्यास। ठीक, 50 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या है वो 50 का आधा यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो इसकी ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है। याद रखना ये कितनी है, 3.5 मीटर। और जो हमें दर है वो कितनी है, ठीक है, दर देखो यहाँ पे जो दे रखी है, मतलब रेट, पेंट कराने का रेट कितना है 12.5 प्रति वर्ग मीटर। तो सबको पहले मीटर बदल लो, ये तो मीटर में है, इसको मीटर बदलो, इसको मीटर बदलोगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे पेंट कराया जा रहा है, स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो हम पहले निकाल लेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 2πr/h, यानी कि 2 की वैल्यू कुछ और नहीं बताई तो 22/7 इस्तेमाल करनी है। r कितना है 0.25, जब मीटर में बदला हमने 0.25 गुणा में h कितना है 3.5। ठीक, अब देखो यार, अब सीधा सीधा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी दशमलव आ गया बीच में तो दशमलव लगा दो, 7 पंजे 35। अब किसकी गुणा करना आसान रहेगा, देखो पहले 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इनको गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 हुआ होगा, लेकिन एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव लग गया होगा, 1.0 गुणा में। ठीक है, तो यानी इन दोनों की गुणा कर ली। अब ये देखो इनकी भी गुणा करनी आसान है, 25 गुणा में 2 50 का 0 हासिल गया 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 2 के बाद दशमलव यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब देखो यार 1.0 का मतलब एक ही होता है, इसको हम लिख सकते हैं 5.5, लास्ट वाला 0 हटा दो, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, 5.5 गुणा में 1 5.5। तो इतने वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल है। अब हमसे बोला गया था इसमें पेंट कराने का, ठीक है, व्यय ज्ञात करना है, पेंट कराने का व्यय। तो हम बोलेंगे पेंट कराने का व्यय। ठीक है, पेंट कराने का व्यय कितना होगा, देखो कितने क्षेत्रफल पे पेंट कराना है 5.5 पे, 5.5 वर्ग मीटर पे। 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है यानी जो दर है वो कितनी है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 12.50 रुपए। ठीक है, तो जितना 1 वर्ग मीटर का खर्चा है उससे इसको गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं यार रफ में कहीं। ठीक है, तो 12.5 को गुणा करना है 5.5 से, 5 पंजे 25 का 5 गया 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, इसको 625 आया तो अगला भी 5 यही आना यार। ठीक है, 5 7 8 6 यानी कि 6 8 7 5, लेकिन 2 के बाद दशमलव यानी कि 68.75। ठीक है, इतने रुपए लगने। ठीक, तो ये हो गया। तो ये थे पहले 5 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।